वेलकम टू केमिस्ट्री माइंड मैप्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डी ब्रोगली रिलेशन किया था। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली रिलेशन वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एनी मटेरियल पार्टिकल। डी ब्रोगली रिलेशन इज़ वैलिड फॉर ऑल मटेरियल पार्टिकल्स विच हैव ड्यूअल नेचर। फॉर एग्जाम्पल आइंस्टाइन ने हमें बताया था लाइट का क्या होता है, ड्यूअल नेचर। आइंस्टाइन ने हमें बताया था लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, फर्स्ट इज़ वेव नेचर एंड सेकंड इज़ पार्टिकल नेचर। कुछ फिनोमिनन लाइट के वेव नेचर से प्रूव होते हैं और कुछ फिनोमिनन पार्टिकल नेचर को कंसीडर करते हैं तो प्रूव होते हैं। सिमिलरली इस कंसेप्ट को डी ब्रोगली ने फर्दर ऑल मटेरियल पार्टिकल्स के लिए अप्लाई किया। डी ब्रोगली ने ऑल मटेरियल पार्टिकल्स के लिए इस कंसेप्ट को अप्लाई किया कि ऑल मटेरियल पार्टिकल्स हैव ड्यूअल कैरेक्टर। ऑल मटेरियल पार्टिकल्स हैव ड्यूअल कैरेक्टर। फर्स्ट इज वेव एंड सेकंड इज पार्टिकल। और यहाँ से डी ब्रोगली रिलेशन निकाला और उसकी वैल्यू आई लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एम वी इज़ मोमेंटम, सो इसको हम लिख सकते हैं एच अपॉन पी। पी इज़ मोमेंटम। दिस इज़ डी ब्रोगली रिलेशन। हेयर वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एनी मटेरियल पार्टिकल। अब आता है हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब जो मैक्रोस्कोपिक और डी ब्रोगली रिलेशन में हमने देखा था कि डी ब्रोगली रिलेशन इज़ मोर सिग्निफिकेंट फॉर microscopic particles, although it is valid for all material particles but it is more significant, ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसके लिए है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, मोर सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। अब हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर हम लार्ज मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लेते हैं, इन केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, मैक्रोस्कोपिक मीन्स लार्ज ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल हम एक बॉल का एग्जाम्पल ले लें, बॉल, प्लेनेट का एग्जाम्पल ले लें या कार का एग्जाम्पल लेते हैं, तो इन दीज केसेस वी कैन ईजिली कैलकुलेट द पोजीशन, easily calculate the position and momentum. मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के केस में हम उनका पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली विद एक्यूरेसी मेज़र कर सकते हैं, बिकॉज दीज ऑब्जेक्ट्स फॉलो डेफिनेट ट्रेजेक्ट्री। इनकी कोई डेफिनेट ट्रेजेक्ट्री होती है, तो इनके केस में हम पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं। बट दिस concept is not applied in case of, not valid in case of microscopic objects. This concept is not valid, not applied in case of microscopic particles. Microscopic particles like electron, प्रोटॉन्स एट्सेट्रा। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के केस में हमारा ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता। हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के केस में पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली विद एक्यूरेसी मेज़र नहीं कर सकते। तो यही हमें हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताता है कि हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इट इज़ इम्पॉसिबल to measure simultaneously the position and momentum of small particles with absolute accuracy। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन बनती है
हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इट इज़ इम्पॉसिबल, ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी यहाँ से, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम of microscopic particles, small particles, microscopic particles position और momentum simultaneously। वन बाई वन तो हम मेज़र कर सकते हैं, अगर हम वन टाइम पे पोजीशन कैलकुलेट करना चाहें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और अदर ऑन सेकेंड टाइम पे हम मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मोमेंटम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर पोजीशन और मोमेंटम को हम साइमल्टेनियसली एक साथ मेज़र करना चाहें तो उसमें अनसर्टेनिटी आती है। उसमें अगर पोजीशन को हमने एक्यूरेटली मेज़र कर लिया तो मोमेंटम में कुछ अनसर्टेनिटी आएगी, मोमेंटम बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा हमारा। और अगर हमने मोमेंटम एक्यूरेटली मेज़र कर लिया तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी रहेगी, पोजीशन में सर्टेनिटी नहीं रहेगी, पोजीशन एक्यूरेट नहीं आएगी हमारी। तो ये ही हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें बताता है, अगर हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली मेज़र करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल टू मेज़र द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल साइमल्टेनियसली विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी नहीं आएगी उसमें, एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। अगर हमने इसमें दो केस बनते हैं, केस वन, अगर पोजीशन एक्यूरेट होगी हमारी, अगर हमने पोजीशन को एक्यूरेटली मेज़र कर लिया, पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, डेल्टा एक्स से। इफ पोजीशन इज एक्यूरेट देन मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा पी से, ये होगा अनसर्टेन और इनएक्यूरेट। मोमेंटम में अनसर्टेनिटी रहेगी। और केस टू क्या होगा हमारे पास, अगर हमने मोमेंटम को एक्यूरेटली मेज़र कर लिया, मोमेंटम को एक्यूरेटली मेज़र कर लिया, देन पोजीशन में क्या रहेगी, अनसर्टेनिटी, पोजीशन इनएक्यूरेट रहेगी। इसको मैथमेटिकली हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को? मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे, पोजीशन इज डेल्टा एक्स एंड मोमेंटम इज डेल्टा पी। इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली मेज़र करेंगे तो इनकी वैल्यूज़ क्या रहेंगी, अनसर्टेन। अब अनसर्टेन कितनी रहेंगी वो क्या बताया हिजनबर्ग ने हमें, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, the product of uncertainty in position and momentum is always constant। हिजनबर्ग ने कैलकुलेट किया और इसको बताया कि पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, किस कांस्टेंट वैल्यू के, विच इज़ h अपॉन 4 पाई। यहाँ पे h है प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 इज़ नंबर एंड पाई इज़ ऑल्सो कांस्टेंट। तो इनकी अनसर्टेनिटी h अपॉन 4 पाई के इक्वल रहेगी या फिर इससे ग्रेटर देन रहेगी, इक्वल टू और ग्रेटर देन दिस कांस्टेंट वैल्यू। तो मैथमेटिकली हमने लिखा था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, हम इसको देन फर्दर लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू इज h अपॉन 4 पाई। इस वैल्यू के इक्वल हमारी अनसर्टेनिटी आएगी, चाहे वो पोजीशन में आए
चाहे वो मोमेंटम में आए। अगर पोजीशन एक्यूरेट रहेगी तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी रहेगी, वो इक्वल टू होगी h/4 पाई। और अगर मोमेंटम एक्यूरेट होगा तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी रहेगी, उसकी वैल्यू होगी हमारे पास h/4 पाई के इक्वल। और ये इक्वल टू और ग्रेटर देन भी हो सकता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। दिस इज़ हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और यहाँ से हम मोमेंटम को लिख सकते हैं। मोमेंटम हमें पता है p इज़ इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी के टर्म्स में मेज़र करेंगे तो मास तो हमेशा सर्टेन ही रहता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ही सर्टेन। अनसर्टेनिटी किस में आएगी यहाँ से, वेलोसिटी में। तो यहाँ पे डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं, मास तो कांस्टेंट है, वो सर्टेन रहेगा, अनसर्टेनिटी रिप्रेजेंट करेंगे हम वेलोसिटी में। डेल्टा पी की जगह पे हम पुट करते हैं m इंटू डेल्टा वी, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा यहाँ पे हिजनबर्ग का। डेल्टा एक्स इज पोजिशन, मोमेंटम के प्लेस पे हमने पुट किया m इंटू डेल्टा वी विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। m को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई m। तो ये दो फॉर्मूलाज आए हैं हमारे पास हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन से। फर्स्ट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई एंड डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, वी इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई m। इन पे बेस्ड ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, और न्यूमेरिकल्स में पूछेंगे हमसे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालनी होगी या अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकालना होगा, हमें पोजीशन में दी होगी, और या फिर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी में भी निकलवा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी के लिए भी फार्मूला है। तो ये है हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब आता है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे हमने डी ब्रोगली रिलेशन में डी ब्रोगली रिलेशन का सिग्निफिकेंस देखा था, वो वैलिड तो ऑल मटेरियल पार्टिकल्स के लिए थी, लेकिन सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। In the same way, Heisenberg uncertainty principle is also significant for the microscopic particles. ये हम एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं। जैसे यहाँ पे हम न्यूमेरिकल लेते हैं, एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मास ले लेंगे और एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मास, उसमें वैल्यू देखेंगे किस वैल्यू को हम इजीली मेजर कर सकते हैं, उसी पे हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वैलिड रहेगा। अगर कोई वैल्यू ज़्यादा ही स्मॉल आती है, बिल्कुल ही 10⁻⁻20 30s में आती है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो वैल्यूज़ मेज़र करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं, तो उनको हम बिल्कुल एज ए नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं और उन पे हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम नहीं अप्लाई करते। तो एग्जांपल देखते हैं हम। फर्स्ट है हमारे पास जिसमें हम मास की वैल्यू लेते हैं, मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का 1 मिलीग्राम, और सेकंड केस में हम देखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमें पता है कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। यहाँ पे 1 मिलीग्राम कितना हो जाएगा हमारे पास, मिली के लिए 10⁻³ ग्राम, ग्राम में अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें। अब इसको किलोग्राम में हम कन्वर्ट करना चाहें, क्योंकि सेम में मेज़र करेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास हमने किलोग्राम में लिया है, तो इस ऑब्जेक्ट का मास भी किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो ग्राम को किलोग्राम में करेंगे तो 10⁻³ और ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो 10⁻6 किलोग्राम आ जाएगा। अब निकालते हैं पोजीशन और वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी, दोनों का मास हमें गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 4 पाई m था। यहाँ पे वैल्यू पुट करें, h इज़ कॉन्स्टेंट, h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6.626 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और डिवाइड में हमारे पास है डिनोमिनेटर में 4 इंटू पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है 3.14 इंटू मास हमने लिया है कितना 10⁻⁻6 किलोग्राम। किलोग्राम से यहाँ किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 10 किस में आएगी, -6 नीचे है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा। -34 + 6 कितना आ जाएगा 10⁻28, और यूनिट
समथिंग इन मल्टीप्लाई और यूनिट यहाँ पे रहेगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट हम यहाँ से भी पता लगा सकते हैं, डेल्टा एक्स पोजीशन इज इन मीटर में रहेगी और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड होती है, तो मीटर 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 स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 10⁻⁻28 आई है अनसर्टेनिटी की। और इलेक्ट्रॉन्स के केस में कितनी आएगी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू, सिमिलरली सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। एच की वैल्यू है हमारे पास 6.626 इंटू 10⁻34, यूनिट इज़ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और डिवाइड में हम करेंगे 4 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम पता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसको हम सोल्व करेंगे 10⁻, कितना आएगा, यहाँ -34 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो +31 हो जाएगा। यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10⁻⁻34 और +31 10⁻³ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब देखो, अगर पावर नेगेटिव में है तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा मतलब बड़ी होगी, -28 या -3? 10⁻, जितनी माइनस में कम होगी वो वैल्यू उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। ये वैल्यू तो और भी छोटी होगी 10⁻−28, और 10⁻ इससे काफ़ी बड़ी होगी। तो किस वैल्यू को हम इजीली मेज़र कर सकते हैं, 10⁻³ और 10⁻28? जो वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी उसको हम इजीली मेज़र कर सकते हैं। इट कैन बी इजीली मेजर्ड। और ये वैल्यू इतनी छोटी है कि इसको हम मेज़र भी नहीं कर सकते और इसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं और इसको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने देखा कि सिग्निफिकेंट किसके लिए है। कैलकुलेट तो हम मैक्रोस्कोपिक के लिए भी कर सकते हैं हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी, और माइक्रोस्कोपिक के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स बिकॉज वैल्यू इज़ easily measured, which is in the terms of 10⁻³ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड in case of electron। अब इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स बता देती हूँ मैं आपको। हमें कैलकुलेट करना है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन measurement of velocity। दैट इज डेल्टा वी हमें कैलकुलेट करना है, और हमें गिवन है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को हम डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स से। डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 0.1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम हमें पता है कितने मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 के इक्वल होता है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये 10⁻⁻10 और -1 इज़ दिस 10⁻⁻11 मीटर। दिस इज़ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। हमें अब निकालना किस में है, वेलोसिटी में। वेलोसिटी के लिए हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4πm। और डेल्टा वी हमें निकालना है तो डेल्टा एक्स को यहाँ पे हम डिवाइड में ले आएंगे, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास h/4πm इंटू डेल्टा एक्स। वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ पे। एच कांस्टेंट होता है, हमें पता है क्या आ जाएगा यहाँ पे 6.626 इंटू 10⁻34। यूनिट हमेशा ध्यान रखनी है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 4 इंटू 3.14 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम पुट करेंगे 9.1 इंटू 10⁻31 kg। एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हमें गिवन है कितनी है, 10⁻11 मीटर। तो यहाँ पे 10⁻11 मीटर। इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो देखो, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, 1 मीटर से 1 मीटर। यूनिट हमारी यूनिट आ जाएगी हमारे पास मीटर पर सेकंड में, वही आएगी क्योंकि वेलोसिटी किस में होती है, मीटर पर सेकंड में। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे -31 और -11 कितना हो जाएगा,
-42 ऊपर जाके कितना हो जाएगा +42, तो मतलब 10 की पावर्स प्लस में आएंगी और फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5.79 इंटू 10⁶ और यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। हमें गिवन था अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, तो हमने कैलकुलेट कर लिया अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कैसे, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, हमने एग्जांपल लिया है एक गोल्फ की बॉल है हमारे पास, गोल्फ बॉल। दिस इज मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जिसका मास है हमारे पास 40 ग्राम और इसकी स्पीड दे रखी है हमें 45 मीटर पर सेकेंड और इस स्पीड को बता रखा है स्पीड इज मेजर्ड विद एक्यूरेसी ऑफ 2%। स्पीड को हमने मेजर किया है विद एक्यूरेसी ऑफ 2%। और हमें निकालना क्या है यहाँ पे, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। कैलकुलेट करना हमें क्या, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दैट इज डेल्टा एक्स। तो यहाँ से पहले हम क्या निकालेंगे, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। स्पीड दी है, ये वेलोसिटी है हमारे पास 45 मीटर पर सेकेंड और इसको ये बताया है कि 2% एक्यूरेसी के साथ मेज़र किया है। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी कितनी आ जाएगी, अनसर्टेनिटी इन स्पीड, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा वी से। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2% एक्यूरेसी है तो 2% 2/100 इंटू 45, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0.9 मीटर पर सेकेंड। डेल्टा वी की वैल्यू हमारे पास आ गई और इसका मास हमें दिया था कितना, एम की वैल्यू है 40 ग्राम। तो एम की वैल्यू 40 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये किलोग्राम में आ जाएगी। अब हम अप्लाई करेंगे हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू होती है डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4π। हमें कैलकुलेट क्या करना है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो इसको हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी राइट हैंड साइड में आ जाएगा /4π m इंटू डेल्टा वी। वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ पे। h की वैल्यू हमें पता है 6.626 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू। मास हमें पता है कितना 40 इंटू 10⁻³ किलोग्राम है और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की थी कितनी, 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास किलोग्राम से किलोग्राम, पर सेकेंड से पर सेकेंड, 1 मीटर से 1 मीटर और पोजीशन किस में आएगी, मीटर में, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। इसको हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.46 इंटू 10⁻³ मीटर। अब देखो इसकी वैल्यूज़ -20 30s में आई बिकॉज दिस इज़ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के केस में हम दोनों पोजीशन और मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं बिकॉज जो अनसर्टेनिटी आती है वो हमारे पास बहुत स्मॉल वैल्यूज़ आती हैं जिसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं 10⁻20s 30s 40s में, तो उसको हम बिल्कुल नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो तभी बोलते हैं कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के केस में हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। ऑल्दो हम कैलकुलेट कर सकते हैं अनसर्टेनिटी, लेकिन वो वैल्यूज़ इतनी स्मॉल होती हैं कि उनको नेगलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन हमने जो प्रीवियस हमारा न्यूमेरिकल किया था उसमें इलेक्ट्रॉन्स का केस था। इलेक्ट्रॉन के केस में वैल्यू कितनी आई थी, 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, जिसको तो हम इजीली मेजर कर सकते हैं 10⁻+6 को। तो इसीलिए हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिग्निफिकेंट है ओनली इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। आई होप आपको समझ आया होगा हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।